नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्य सेवक सदन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई, जिसमें नई शिक्षा नीति, स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। देहरादून में आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता की। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम धामी ने अपने विचार रखे और विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में संगठनात्मक मजबूती और विकास के मुद्दों पर मंथन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 पुस्तकों का विमोचन किया। ये पुस्तकें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केपी सिंह द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें उनके विचार, अनुभव, जीवन, नेतृत्व यात्रा का विस्तृत वर्णन है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि उनके 40 सालों के सैन्य जीवन, मीडिया क्षेत्र में कार्य और राज्यपाल के रूप में अनुभवों ने उन्हें व्यापक दृष्टिकोण दिया है। कहूँ तो आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, गर्व भी हो रहा है कि आज 2 पुस्तकों का विमोचन किया है, जिसे प्रोफेसर केपी सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी जी ने लिखा है। और जैसे आपने कहा, पहला है कि फनल टू लीडरशिप और दूसरा है थॉट टू इंक। ये दोनों ही पुस्तकें, आई फील इट वेरी टचिंग कि दोनों ही पुस्तकें मेरी जर्नी के ऊपर में है, जो मुझे उत्तराखंड ने, भारत ने, प्रेजेंट लीडरशिप ने सिखाया। उस प्रयासों का एक बहुत सुंदर तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये ब्रह्मांड का आदेश है, ये महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि मुझे ये अवसर मिला। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिल रहा है। जल्द ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने जा रहा है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और भागीदारी को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मैं आज के दिन सब चीज की बात किया, लेकिन अगर महिलाओं की बात न करूं तो आधी आबादी के साथ बेईमानी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 30% का आपने रिजर्वेशन दिया है, और कहीं न कहीं अब हम आधी आबादी को रोक नहीं सकते। आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो कदम से कदम मिला के चल रही हैं, और हम तो कभी कभी लगता है कि एक कदम आगे चल रही हैं। और मुझे खुशी है कि आज भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का स्थान मिलना चाहिए था, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलता हुआ दिख रहा है। नैनीताल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अचानक से करवट बदली। भारी ओलावृष्टि और झमाझम बारिश के कारण पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां संगठन गतिविधियों और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर लगातार बैठकों का दौर चला।
दौरे के दूसरे दिन भी पार्टी संगठन को मजबूत करने और साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से मंथन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसदों विधायकों के साथ भी बैठक की। उन्होंने आगामी चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने पर जोर दिया। हालांकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर बयानबाजी भी तेज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा उत्तराखंड के अंदर लगा, लेकिन अब बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी थी कि आप कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करिए, सोना कम खरीदिए। इनके स्वागत में तो 50-60 गाड़ियों के काफिले से उनका स्वागत किया गया और ये सिर्फ यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। इन लोगों ने ऐसी कोई भी घोषणा राज्य के लिए ना प्रधानमंत्री जी ने करी और ना इन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हम उत्तराखंड के लिए कोई योजना लेकर आएंगे। ये सिर्फ उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विद्रोह की जो लहर चल रही है, जो आपस में विधायक लोग लड़ रहे हैं, मंत्री लोग लड़ रहे हैं और जो काम नहीं हो रहे हैं, विधायक लोग खुलेआम सड़कों पर बोल रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रदेश के अंदर आए, अंतर्द्वंद को कम करने के लिए प्रदेश के अंदर आए। उत्तराखंड में भारत सरकार द्वारा विकसित सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम अब आपदा प्रबंधन में प्रभावी साबित हो रहा है। पहले मौसम और आपदा संबंधी अलर्ट एसएमएस के जरिए भेजे जाते थे, जिन्हें कई बार लोग नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब इस नई तकनीक के माध्यम से मोबाइल फोन पर सीधे अलर्ट पहुंचता है। इससे लोगों को समय रहते सतर्क होने का समय मिलता है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए किसी भी संभावित आपदा या खराब मौसम की जानकारी कुछ ही सेकंड्स में प्रभावित क्षेत्रों के सभी मोबाइल फोन तक पहुंचती है। इसके लिए भारतीय मौसम विभाग के सहयोग से संवेदनशील इलाकों की पहचान कर मोबाइल टावरों के माध्यम से एक साथ अलर्ट भेजा जाता है। देखिए, सेल ब्रॉडकास्ट जो है भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया ऐप है और एक सिस्टम है, व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम आपदा के बारे में कोई सूचना या अन्य कोई आवश्यक सूचना जो पब्लिक को जाननी चाहिए या जो पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है, जो कम समय में हम देना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे ये सूचना दी जानी है या आपदा की संभावना या अतिवृष्टि की संभावना जहाँ पे होने की संभावना है, उसको हम मैप पे ड्रॉ करते हैं आईएमडी के सहयोग से। और उसके बाद जिस क्षेत्र के लिए हम अलर्ट जारी करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जितने भी टेलीफोन के मोबाइल के टावर हैं, वो सभी उस टावर से टच में जितने भी मोबाइल हैं, सबके पास। देहरादून में प्री मानसून बारिश के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते शहर की हवा साफ नजर आ रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 100 के नीचे आ गया है। प्रदूषण और धूल के कणों में भारी गिरावट है, जिससे देहरादून का आसमान पहले से ज्यादा साफ है। बारिश से लोगों को गर्मी और प्रदूषण दोनों से राहत मिली। आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। उधर हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित मदरसों की जांच के बाद छात्रों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार जिले के मदरसों में पढ़ने वाले करीब 12,000 छात्र कम हो गए हैं। हाल ही में डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने लक्सर तहसील के कई मदरसों की जांच की थी, जिसमें 23 मदरसों में अनियमितताएं मिलने पर उनके मिड डे मील और अन्य फंड पर रोक लगा दी गई। इस दौरान 10 मदरसा संचालकों ने अपने मदरसे बंद करने के लिए आवेदन भी दिए। शिक्षा विभाग का मानना है कि घटे हुए छात्र इन्हीं मदरसों से जुड़े हो सकते हैं। 23 मदरसे हैं, वो विभिन्न कारणों से उसमें रोक लगाई गई इनके पीएम पोषण के उस पर, क्योंकि इनका डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा था। और इसमें से 10 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे ही हमने इसमें जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने पीएम पोषण संचालन बंद करने का निर्देश दिया। तो सबसे पहले हमारे टारगेट पे वही स्कूल आए, क्योंकि अचानक इन्होंने क्यों बंद किया, अब तक तो इनकी कार्रवाई चल रही थी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि मार्च में जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी और जो अप्रैल में आई है उसमें गिरावट आई है, वो 10 से 12,000 की गिरावट आई है। और चलिए, वक्त तो चला है पर एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है।
केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसके चलते प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। देहरादून और ऋषिकेश जैसे प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बढ़ती भीड़ के चलते कई जगहों पर लोगों को भारी ट्रैफिक जाम से भी दो चार होना पड़ रहा है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया है और विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। पीक सीजन है, उसमें हमें कंटिन्यूसली जो इन्फ्लक्स मिल रहा है या तीर्थयात्रियों की संख्या या पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उसमें मेजरली हमारे जो ट्रैफिक जैम से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे की जा चुकी है। मेरे से प्रीवियसली उनको किया जा चुका था, तो अकॉर्डिंगली जो डाइवर्जन प्लान है उनको फॉलो किया जाता है या प्लान ए प्लान बी इस तरीके से डिटेल्ड एक्सरसाइज इसमें की गई है। खटीमा में सफाई कर्मचारी के साथ कथित मारपीट के मामले को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध जताया। घटना के विरोध में नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए धरना शुरू कर दिया। संघ की अध्यक्षा ग्रेस देवी ने खटीमा कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि पुरानी तहसील क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली में कचरा भरते समय आउटसोर्स कर्मचारी के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज और जान से मारने तक की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और सरकारी काम में बाधा डाला गया। देखिए साहब, ऐसा है कि अभी ईद से पहले एक पीस कमेटी की बैठक थाने में हुई। थाने में यह तय हुआ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली खाली करके नूरी मस्जिद इस्लाम नगर में खड़ी की जाएगी। उसके मुताबिक जो तय हुआ, ईओ साहब के माध्यम से वो ट्रॉली वहां लग गई। जब लोगों ने उसमें अपना कचरा डाला, कुछ लोगों ने उसमें जो है कट्टे में पैक करके मुंह बंद करके कचरा फेंक दिया। ड्राइवर को मालूम नहीं था, ड्राइवर उसको लेके तहसील में आया। तहसील से वो डंपर में लाद रहा था ले जाने के लिए जहां उसको डंप करना था। इतने में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच। उत्तरकाशी में भागीरथी का जलस्तर बढ़ने से नदी का बहाव तेज हो गया है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पहाड़ी इलाकों में बढ़ते तापमान और मौसम परिवर्तन के चलते जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने गंगोत्री धाम के स्नान घाटों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। पुलिस और जल पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान सावधानी बरतने और उफनती नदी के किनारे जाने से बचने की अपील की जा रही है। हरिद्वार के पिरान कलियर में जम्मू कश्मीर एसटीएफ की कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। जम्मू कश्मीर एसटीएफ ने हरिद्वार पुलिस के सहयोग से आसफ नगर कोटा मुरादनगर गांव में दबिश देकर सोनम नाम की युवती को हिरासत में लिया है। मामला संदिग्ध बैंक खातों और पैसों के लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार कठुआ से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और व्हाट्सएप चैट में सोनम का नाम आया था। शुरुआती जांच में सोनम के 15 से अधिक बैंक खातों में करीब 20 लाख रुपए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के जरिए मिले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर से कठुआ जनपद की लखनपुर पुलिस जो है उसके द्वारा कलियर थाने में संपर्क किया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे एक अपराध पंजीकृत है, जिसके संबंध में उनके द्वारा जो पेपर्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए और उसमें ये सोनम नाम की महिला जो है लड़की, इसको अरेस्ट करके जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके वो अपने साथ लेके गए, रवाना किया गया।
उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गंगोत्री से उत्तरकाशी आ रही स्विफ्ट गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 80 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में नागपुर महाराष्ट्र निवासी दामोदर हरिराम रामटेककर और उनकी पत्नी लक्ष्मी रामटेककर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन चालक समेत 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी पहुंचाया गया। चमोली के लुआनी जंगल के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक इको वाहन अनियंत्रित होकर करीब 400 से 500 मीटर गहरी खाई में गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग एक पारिवारिक सदस्य के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए गांव से ले जा रहे थे। इसी दौरान चालक को नींद आने से यह हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर कुर्बानी का वीडियो पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के बाद भगवानपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिससे माहौल प्रभावित होने की आशंका थी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 घंटे के भीतर ही सिकंदरपुर गांव के शोएब को पकड़ा। शोएब पुत्र बामन सिकंदरपुर का रहने वाला, थाना भगवानपुर का, एक वीडियो जो किसी पशु की बलि करते हुए या उसको काटते हुए की अपलोड की गई है। थाना भगवानपुर ने इसकी पुष्टि करी, उस लड़के को पकड़ा गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और इस बात की पुष्टि हुई है कि वो भैंस का कटान किया गया था और कोई गाय वंश वाली बात नहीं थी, लेकिन वीडियो वायरल करके लोगों की भावनाएं आहत उसके द्वारा की गई है। जबकि इसमें पूर्व में पुलिस के द्वारा सभी को सचेत किया था, तो इसमें अरेस्ट करके आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। ने वनाग्नि सत्र 2026 को लेकर मंथन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बढ़ते तापमान, लंबा सूखा, अनियमित मानसून और अल नीनो जैसे कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आग की ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने जागरूकता अभियान और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं बताया। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास प्राधिकरण अब विकास के केंद्र नहीं बल्कि उगाही के अड्डे बन गए हैं। हरीश रावत ने नैनीताल और उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। और चलिए रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास प्राधिकरण अब विकास का केंद्र नहीं बल्कि उगाही के अड्डे बन गए हैं। हरीश रावत ने नैनीताल और उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। आज वसूली के कारण बन गए हैं और ग्रामीण लोगों की जिंदगी में इसने बहुत कष्ट पैदा कर दिया है, लोगों को बहुत परेशान कर दिया है। तो ये प्राधिकरण समाप्त होनी चाहिए या ये जो वसूली मास्टर प्राधिकरणों में रखे गए हैं उनकी जगह पर जो है जन कल्याण, उनको उनके पास व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू होना चाहिए। वो तो कोई मापदंड है ही नहीं, केवल मापदंड है दक्षिणा, और दक्षिणा के लिए जो है हर गांव वाले को तंग किया जा रहा है। तो इस समय लोगों के में बड़ी घुटन है ये प्राधिकरणों को लेकर के। और मैं तो कांग्रेस से आग्रह करना चाहूंगा कि वो राज्य की जनता को कहें कि वो सत्ता में आएंगे तो ये प्राधिकरणों को समाप्त करें। देखिए वो प्राधिकरण जो
संस्थागत प्राधिकरण बनाए गए, उन प्राधिकरणों में मैकेनिज्म है, उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं यदि वो कहीं गड़बड़ करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता 2 दिन पूर्व हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, जिला विकास प्राधिकरण को आड़े हाथों लेते हुए हरीश रावत ने प्राधिकरण पर तमाम आरोप लगाए। वो चाहे अवैध वसूली समेत तमाम जिस तरीके के आरोप हरीश रावत ने लगाए हैं, वो अपने आप में काफी शोचनीय आरोप हैं। हरीश रावत ने कहा कि विकास प्राधिकरण को जिस मंशा से बनाया गया था, तैयार किया गया था, आज प्राधिकरण उसके बिल्कुल उलट काम कर रहा है। जनता की सुविधा के लिए बनाए गए विकास प्राधिकरण को आज सरकार ने लूट का अड्डा बना दिया है। खासकर नैनीताल और उधम सिंह नगर में जिस तरीके से जिला विकास प्राधिकरण काम कर रहा है, उसकी कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विकास प्राधिकरण लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन इन जिलों में विकास प्राधिकरण आम लोगों को केवल परेशान करने का काम कर रहा है, चाहे वो लोगों के घर बनाने को लेकर वसूली हो या फिर किसी निर्माण को लेकर। तमाम जो तरह की बातें उठ रही हैं और जनता से भी लगातार जिस तरीके से प्राधिकरण के खिलाफ आवाजें उठाई जाती हैं, तो उसको देखकर लगता है कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण सरकार की वो वसूली मशीन बन के रह गई है, जिसमें केवल और केवल आम जनता का खून चूसा जाता है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। तो वहीं उत्तराखंड वन विभाग ने वनाग्नि सत्र 2026 को लेकर प्रेस वार्ता की और इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कई कारणों से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम आम लोगों से भी सहयोग की अपील की। पूरे राज्य के सामने वनाग्नि पे अंकुश लगाना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी के रूप में, और इस पे हमारा विभाग अपने रेगुलर वनकर्मियों के साथ साथ 5,500 के आसपास फायर वॉचर्स के माध्यम से इस वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसमें हमने 4-5 वर्षों में लगातार नवाचार किए, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी समिति बनी, जिससे डिजास्टर रिलीफ फंड से भी हम लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जन सहभागिता पर हमने फोकस किया और जो सबसे संवेदनशील हमारे 450 के आसपास जो हमारे क्षेत्र थे, उनमें जिलाधिकारी, उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर के उनको 30,000 रुपये का इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।